वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो रिमेनिंग पार्ट है एमसीक्यू सेशन का। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के जो एमसीक्यूज हम कल कर रहे थे, तो उसमें जो है कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो है कि एमसीक्यूज जो है कि हम यहाँ पर कर रहे थे। 15th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर करेंगे। नियर टू 30 क्वेश्चन है, 30 के ज़्यादा है ना। तो तब तक जितने हो पाएंगे उतने हम करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है टोटल प्रोडक्ट इज वेयर, टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिन प्रोडक्ट इज जीरो, डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। अब आप ये बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इस तरह से ये ग्राफ बताया था कि इस तरह से टीपी और एमपी का, मैंने कहा था जैसे टीपी पहले इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद जो है कि टीपी इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, फिर एक टाइम पे टीपी मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम होकर के फॉल कर जाता है ना। मैंने आपको वैल्यूज़ भी बताई थी कि जो कि एमपी की क्या वैल्यू निकल रही है ना। एमपी की वैल्यू पहले मान लो कि 3 है ना, फिर जो है कि 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। उसके बाद जो है कि फिर ये यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। एमपी जो है जब बढ़ रहा है तो वहाँ पे टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, है ना, क्या होता है कि ये फिर से वैल्यू 6 से 5, 4, 3 इस तरह से होने लगती है। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे जो है कि वैल्यू 2, 2, 2, उसके बाद जो है कि फिर जो है कि नेगेटिव हो जाती है ना, इस तरीके से जो है कि। तो एमपी जो है कि जब जहाँ पर जीरो होता है ना, तो वहाँ पर टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस तरह से एमपी जो है ऐसे ऐसे होता है। जब एमपी क्या होगा, जीरो, तब टीपी होगा मैक्सिमम। एक टाइम पे जीरो हो जाता है एमपी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, वो तो इस वाले रीजन में इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पर टीपी मैक्सिमम नहीं। ये है टीपी का ग्राफ और ये है एमपी का। तो यहाँ पर ये है कि टीपी जो है कि इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो गलत है, जब एमपी जब इंक्रीज हो रहा है, एमपी प्रोडक्ट में जीरो। तो इस वाले केस में जो है कि टीपी क्या है, ग्रेटेस्ट होता है। क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर जीरो हो जाता है, ऐसे करके आया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर टीपी मैक्सिमम। तो यह वाला आपका आंसर हो जाएगा बी। डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। देखिए यूनिट इलास्टिक से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है कि डिमांड यूनिट इलास्टिक हो या सप्लाई आपकी यूनिट इलास्टिक हो। यूनिट इलास्टिक का मतलब डिमांड का ये हो गया कि भाई जैसे जैसे प्राइस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उतना ही चेंजेस डिमांड में हो रहा है, उतना ही परसेंट, है ना। जैसे जैसे सप्लाई में जो है कि जितने परसेंट चेंज हो रहा है उतना ही परसेंट चेंज जो है प्राइस में चेंज, उतना ही परसेंट जो है कि सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो वो यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एट द पॉइंट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट इज जीरो मीन्स दैट एडिशनल इनपुट, फॉर एग्जाम्पल एन एडिशनल वर्कर एडेड नथिंग टू द फर्म्स टोटल प्रोडक्ट। तो ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो है कि आप कितना भी लेबर बढ़ाइएगा, है ना, वहाँ पर जो है कि फिर वो जो, क्योंकि जीरो है एमपी, एमपी जीरो का मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक आपने एक्स्ट्रा लेबर लगाया, उसने कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई टोटल आउटपुट में। जब वो जीरो है, इसका मतलब वो वर्कर कोई भी आउट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा आउटपुट में। तो इट मीन्स जो है कि जब एमपी जीरो है तब टीपी मैक्सिमम है। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसका आंसर देखिए यही नीचे ही दे रखा है, हालांकि हम समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर व्हेन द फर्म इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 4 यूनिट्स ऑफ लेबर इनपुट। 3 to 4 यूनिट्स यानी यहाँ से यहाँ जब बढ़ती है, तो यहाँ पर हमको पता करना है डिटरमाइन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जो है कि चौथे लेबर आने से टोटल प्रोडक्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई। अब टोटल प्रोडक्ट है ये, तीसरे लेबर पे 50 था, चौथे लेबर पे 60 हो गया, तो ये 10 निकला ना यहाँ पर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर बी बहुत इजी है। इसमें जो है कि मैं इसलिए रिकैप करा रहा हूँ ताकि देखिए थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पर आप चीज़ें समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होना है, जो घटना है, वो ये है कि हमको एमसीक्यूज ही लगाने हैं ना। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ पर एमसीक्यू जा रहा है, तो उसकी फॉर्म में हम जो है कि उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है कि तब में हमारी आंखें खुलती हैं कि तब हमको लगता है कि हाँ, जो हमने पढ़ा है थियोरेटिकली, जो हमने समझा है,
वेदर वी कंसंट्रेटेड रीड दैट और नॉट, है ना, कंसंट्रेटली मतलब जो है कि हमने सही तरीके से उसको पढ़ा, या कभी कभी सरफेस नॉलेज दे देते हैं हम लोग, हाँ हाँ हूँ समझ जाते हैं, अंदर के कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज फर्स्ट एविडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न देखिए वही है कि जब मैंने कहा था ना कि एक टाइम पे जो है कि वैल्यू जो है इतनी ऐसे हो जाती है, 3 से 4 होती है, 4 से 5, 5 से 6, ये बढ़ रहा है लाभ, ये यहाँ पर इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, यहाँ उसके बाद ही फिर ये 5 से 4, ये जो है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी यहाँ से इस वाली रीजन से लेकर के इस वाली रीजन से लेकर के इस वाले रीजन तक, है ना। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज फर्स्ट एविडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। तो आप ये देखिए लेबर कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है ना। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, है ना, एक टाइम पे, उसके बाद घटेगा। पहला आंसर, पहला ऑप्शन क्या है, विद द फर्स्ट वर्कर। मार्जिनल रिटर्न जो है कि वो डिमिनिश कर रहा है विद द फर्स्ट वर्कर। आप ये बताइए, पहला वर्कर आया, उसने 10 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो यहाँ पे तो लागू हो नहीं रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। दूसरा वर्कर आया, उसने 12 से बढ़ा दिया, यानी इसने बढ़ाया 10 से, इसने बढ़ाया 12 से, तो घटता तो दिख नहीं रहा है। थर्ड वाले वर्कर ने जो है कि 11 से बढ़ाया, थर्ड वर्कर से जो है कि डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया विद द थर्ड वर्कर। बहुत इजी है समझने की, बस हल्का समझना हमको है। और ये देखिए, आप देखिए कि ये आपका टोटल प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है वेरिएबल, इस तरह का ग्राफ होता है पूरा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 19th क्वेश्चन कह रहा है, ये आप देखिए ये फिगर है ना, इसके हिसाब से इसको देख करके 19th क्वेश्चन बना है। ये कह रहा है इन द एग्जिबिट 221 द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बिकम्स एविडेंट इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई ग्राफ है या कोई कर्व है, तो उससे आप जो है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न या इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे पता करोगे। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको हमेशा जब मैं टीपी ड्रॉ करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले टीपी ऐसा जाएगा, फिर टीपी ऐसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे यहीं से जो है कि एक पहले ये वाला इधर क्या है, ये कन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स, पहला पार्ट कॉन्वेक्स है, उसके बाद पार्ट कॉन्केव है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप ये बता, तो मैंने कहा था जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जब टीपी जो है कि कॉन्केव, तो मान यानी टीपी बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम से बढ़ रहा है, टीपी में दम नहीं रह गई है, हाँ, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन जो है कि मरे मरे तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे टीपी जो है कि बहुत तेज भाग रहा था, जान थी उसके अंदर, टीपी जवान था। अब टीपी बूढ़ा हो गया वहाँ पर, है ना, बूढ़ा नहीं मतलब जो है कि एक टाइम पे जवानी के बाद, है ना, जवानी के बाद जो है कि सुरूर जो है सब खत्म हो जाता है ना, जोश वगैरह स्टेमिना खत्म हो जाता है, तो वो हो जाता है टीपी के लिए। और टीपी जो है कि एक बारी चरम मतलब है ना कि एक अच्छी एज पे होता है, मान लो यहाँ तक 60 साल पे हो जाता है, उसके बाद एज जो है इसकी कम होने लगती है। कम का कहने का मतलब जो है कि इसके टाइम इसका स्टार्ट हो जाता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये तो जो है कि टीपी यहाँ तक जवान हो रहा है, यहाँ पे फुल जवानी में था, और जवानी के बाद जो है कि जब यहाँ पे 30 साल का हो गया, है ना, 30 साल तक जवानी मानी जाती है अच्छी बरकरार, है ना, 35 साल तक मान लो आप लोग जैसा समझो वैसे। उसके बाद जो है कि यहाँ से ये 60 साल का हो गया यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद जो है कि जवानी इसकी डलने लगी, जो भी था इसका। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इन्फ्लेक्शन तक, तो इसमें जो है कि टीपी ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे आदमी ऊपर की तरफ देखता है, ऐसे जवानी जब आती है ना तो आदमी ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे, है ना। और जो है कि उसके बाद जो है कि एक टाइम के बाद फिर आदमी नीचे हल्का जो है कि जब थोड़ा जो है कि झुकने लगता है, आगे कैसे झुक जाएगा ऐसे करके, है ना। तो जब ये ऐसे ऊपर की तरफ देखेगा तो जहाँ यहाँ पर टीपी बढ़ रहा है बढ़ते क्रम से, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। मीन्स जो है कि अगर उस एक तरीके के इसमें और क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, है ना। इस वाले केस में फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो बट सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट ग्रेटर देन, इट इज लेस देन जीरो, है ना, वो वाली बात आ जाएगी। तो अब ये ग्राफ है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर तो टीपी दो कि इस तरह से बढ़ा, कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ, इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा है ना, बैंड सा है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है कि जो है कि टीपी बढ़ रहा है बढ़ते क्रम से। उसके बाद यहाँ से ऐसा हुआ ना, ऐसा तो मतलब झुक के चलने लगा, तो यहाँ पे टीपी
इंक्रीजिंग एट एंड डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद फिर ये सब, यहाँ पे इसकी ये 60 साल हो गई, उसके बाद फिर ये जो है कि अपना जो है कि आगे के लिए नीचे के लिए गिरने लगे। तो अब मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बिकम्स एविडेंट इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर कौन से पॉइंट से, फिर यहाँ पे आफ्टर पॉइंट जी, है ना, आफ्टर पॉइंट जी, यानी जो है कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से जो है कि डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आफ्टर पॉइंट जी ना। कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करिएगा। आफ्टर पॉइंट जी एज वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेज, आउटपुट इंक्रीजेज बट एट ए लोअर रेट देन प्रीवियसली, जो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहा जाता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इलस्ट्रेटेड, ये वही क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर एट पॉइंट जी, एट पॉइंट एच, बिटवीन पॉइंट जी एंड एच। तो बिटवीन हो जाएगा ना, यहाँ पे जो है कि बिटवीन जो है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का जो लॉ लग रहा है ना, वो जो आपका हो जाएगा जी और एच के बीच में, इसके जो है कि और इसके बीच में, यानी जो इस बीच में लग रहा है ना, इस वाले बीच में, जो ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा बिटवीन पॉइंट जी एंड एच, है ना, हो जाएगा ना, ये सी वाला आंसर है बिटवीन पॉइंट, क्योंकि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एग्जिस्ट व्हेन मोर एंड मोर variable resources added to a fixed amount of fixed, the resulting change in output will eventually diminish and eventually become negative, है ना। तो ये आपका जो है कि पॉइंट जी और एच के बीच में, जो कि हम सभी लोगों को बता चुके हैं। इन विच सेगमेंट ऑफ, फिर वही है, इज देयर नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स मतलब जो है कि रिटर्न जो है कि एक टाइम पे एमपी जो है ऐसे करके, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और यहाँ पर एमपी जो ऐसे मैक्सिमम गया, यहाँ पर जीरो हुआ, जब एमपी जीरो था तब यहाँ पर टीपी का तब मैक्सिमम, ऐसा था टीपी, यहाँ पर मैंने सही तरीके नहीं डरा, ऐसे जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिटर्न कब देता है, टीपी जो है कि जब गिरता है तब नेगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पर जो है कि इस वाले इसमें ग्राफ में नेगेटिव रिटर्न कहाँ देगा, इस वाले पॉइंट एच के बाद, है ना, पॉइंट एच के बाद क्या हो गए, नेगेटिव जो है कि रिटर्न आएंगे। तो आफ्टर एच यूनिट, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है ना। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बताइए, कल भी एक आधी बार इसके रिगार्डिंग, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्या होती है, जो कि एक टाइम पे जब आउटपुट जीरो हो, है ना, ये आउटपुट है, ये आपका मान लो कि कॉस्ट है ना, तो ये जो है कि जब आउटपुट आपका जीरो हो तब भी आपकी कोई ना कोई कॉस्ट, और आउटपुट फिर आपका कितना भी हो, कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी नहीं, ये यहीं पर स्टक रहेगी। इस तरीके से आउटपुट बढ़ रहा तो कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, उसके साथ साथ उतनी ही रही, फिक्स्ड कॉस्ट रह रही है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या क्या होता है, सारा कुछ उसमें होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आप समझ गए होंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम अपनी कॉस्ट जो है कि अपनी वैल्यू का आकलन करते हैं, है ना, जैसे कि मेरी भी, मैं अगर कहीं काम करूँ तो मेरी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, है ना, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो है कि जो कैश पेमेंट में बाकायदा जो है कि मान लो कि अकाउंटिंग में जो जोड़ी जाती है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है कि पहला ऑप्शन है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों है, तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट में तो वो होता है, जैसे मान लो कि जो फिक्स है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दोनों कॉस्ट हो जाएंगी, उसमें तो भाई आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, तो ये तो आपका होगा नहीं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तीसरा ऑप्शन है, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन है ना, और जो है कि डी वाला है इंडिपेंडेंट ऑफ फर्म रेट ऑफ आउटपुट। तो आप ये समझिएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फर्म्स रेट ऑफ आउटपुट, ये कही जाएगी। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट में तो वो बाहरी खर्चे होते हैं, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, जैसे अब आपने कल मैंने आपको बताया था रेंट हो गया है, या मतलब जो भी अकाउंटिंग में जुड़ रहा है ना, वो सब आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिट में, तो वो तो वेरिएबल है। इम्प्लिसिट भी कॉस्ट भी क्या वेरिएबल हो सकती है भाई, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी में, क्योंकि समय के अनुसार जो है मेरी जो है, आज मुझे ऑफर है मान लो कहीं से 1 लाख का, है ना, और कल को मान लो कल ही मेरे पास ऑफर हो जाए 1.5 लाख का, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये चेंज हो गई, तो ये फिक्स कहाँ रहेगी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि फिक्स कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ फर्म्स रेट ऑफ आउटपुट, है ना, तो आंसर आपका डी है।
A fixed cost is something that a firm has to pay regardless of level of output। जो मैंने सबसे पहले बताया कि आउटपुट कितना भी आपका बढ़े, है ना, कितना भी आउटपुट बढ़े, इट विल रिमेन फिक्स्ड वेयर इट इज। एक लिमिट होती है आउटपुट की। आप ये ना कहिएगा कि आउटपुट, जैसे कि मान लो एक टाइम पे फिर आप कहोगे, जैसे कि मान लो अगर प्लांट की लिमिट है 1000 तक प्रोडक्शन कर सकती है क्वांटिटी, तो आप चाहे फिर 1 करो या 500 करो या 1000 तक करो, तो इस बीच में बताई जा रही फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मान लो आपका उसका प्लांट साइज जो है वो 1000 ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर आपको 1000 से ज़्यादा करना है तो आपका प्लांट का साइज ही आपको इंक्रीज करना पड़ जाएगा, तो फिर वो अलग ही केस हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है कि एक आउटपुट है, वो क्योंकि एक प्लांट के साइज के अंदर कुछ आउटपुट आप चेंज कर सकते हो ना, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म ओज पेमेंट ऑन अ लोन, दैट पेमेंट स्टेज द सेम रिगार्डलेस द लेवल ऑफ आउटपुट। आपने कोई पेमेंट ले रखा है, मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए 1 CR आपने पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप आउटपुट कुछ भी करो, वो तो आप उसका तो इंटरेस्ट मान लो अगर जा रहा है मान लो 5%, तो वो 5 लाख तो जाएगा ही जाएगा, है ना, और ना वो ज़्यादा होगा ना कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट में अब क्या इंक्लूड नहीं होता है। टोटल कॉस्ट की होती है, टोटल कॉस्ट जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, और प्लस जो है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, यही तो होती है आपकी टोटल कॉस्ट, है ना। तो इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर। टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर, बायर मतलब जो चीज़ खरीद रहा है ना, तो उसके तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर क्या नहीं जोड़ी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में देखिए क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपका ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये तो आप अलग ही कर दीजिए, है ना, ये तो जोड़ी जाती है। वेरिएबल कॉस्ट में देखिए क्या क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट में जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ना, तो अगर मान लो कि जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो है कि फैक्टर, आपने देखा होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो उनके सारे सबकी कॉस्ट लगती है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो आपने देखा लैंड होता है, लेबर होता है ना, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। अब ये एंटरप्रेन्योर है, ये अपनी कॉस्टिंग लगाएगा, तो इसमें क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जोड़ेगा। इसकी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो अपनी जोड़ेगा कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो इसमें जोड़ेगा, तो ये भी जुड़ेगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो जुड़ती जुड़ती भाई, रेंटमेंट जो भी जाएगा, है ना, जो भी चीज़ें। वेरिएबल कॉस्ट जो है, मान लो आपका जो वेरिएबल जो है भाई आप कच्चा माल मंगाओगे, है ना, वो सारा जो है कि इसमें जुड़ेगी टोटल कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द बायर, अब ये चीज़ आपको देखने में सुनने में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट टू द बायर, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वो तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में जुड़ चुकी है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द बायर, तो वो चीज़ देखने में सुनने में जो है कि आपको नहीं समझ कि टू द वायर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे टोटल प्रोडक्ट में। टोटल प्रोडक्ट तो ऑलरेडी टोटल जो है कि टोटल कॉस्ट तो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। अब उसमें उसमें क्या है जो है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द वायर, तो भाई वो तो हम ये सब कॉस्ट जोड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हम अलग से बायर के लिए जोड़ेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर सही नहीं लगी। तो आपका आंसर जो है कि आपका हो जाएगा ए, है ना। यहाँ पर व्हाट द कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज कॉस्ट ऑफ द फर्म टू द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द फर्म। तो वही ना कि जो है कि मैं अलग से थोड़ी जोड़ लूँगा कि मान लो कि पहले तो मैंने उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारी कॉस्टिंग हमने जोड़ ली उसमें। अब हम कहें कि भैया जो है कि ये तो कॉस्ट मान लो ये 100 रुपये बनी, अब ये तो 100 रुपये बनी, तो इसमें मान लो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अब नॉर्मल जो है कि मान लो कि प्रॉफिट जब होता है फर्म के, तो टोटल कॉस्ट में ही बेचती है प्रोडक्ट। अब आपसे उससे कहें भैया हमारा जो है कि 20 रुपये का लेबर लग गया था, वो भी आप दे दो हमको 100 रुपये के साथ, तो वो ये क्यों देगा भाई, है ना, तो वो तो हम बाहर थोड़ी ले सकते, वो तो ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट वही है कि जो एक एक्स्ट्रा जो है कि इनपुट या मान लो कि क्वान्टिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारी कॉस्टिंग आती है, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है, वो हमारी हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट, है ना, वो हमारी हो जाती है कौन सी, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट ये आपका एमसी जो होता है वो आपका ये होता है ना, आपका जो है कि कॉस्ट में जो भी चेंज आता है ना, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन क्वांटिटी, रिटर्न चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट यही होता है ना। और ये कॉस्ट जो है आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट समझिए यार, ये टोटल कॉस्ट, कॉस्ट अगर सिर्फ कॉस्ट कहीं बोला जाए कॉस्ट, तो वो कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है।
कहीं पे बोली जाए कि सीधा सीधा जो है कि आउटपुट, आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो आपकी जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पर उसका मतलब हुआ। तो ये वर्ड्स है। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर भाई टोटल कॉस्ट जो है कि हम अगर आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो ये मार्जिनल थोड़ी, ये तो एवरेज निकल आएगा, ये तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी भाई, ये तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट, एडिशनल कॉस्ट जो आई है ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ एन इनपुट। अब देखिए वन मोर यूनिट पे मान लो अगर लेबर भी जोड़ देंगे, अब मान लो क्वांटिटी बनी है, इस क्वांटिटी मान लो कि 20 रुपये का लेबर लग गया था और जो 20 रुपये का कैपिटल लग गया था, और इसमें मान लो कि जो भी 4 फैक्टर 10 रुपये के लग गए थे। अब इन्होंने तो कह दिया कि एक ही फैक्टर यानी जो है कि मान लो इसका लेबर का ही ले लें, लैंड का जो भी किसी एक का ले लें, वो एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है ये हमारी हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये थोड़ी हो जाएगी भाई, हमको तो पूरा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उस पर टोटल पे कितनी कॉस्ट लग रही है वो, यानी ये चारों हो जाएंगी। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अब देखिए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है भाई, वो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वो भाई इन्होंने ये तो हमसे नहीं कह रखा नॉर्मल, है ना, कि जो है कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट की बात चल रही, ताकि जो उसकी टोटल कॉस्ट है ना, तो वही जो है कि यहाँ पर एक तरीके से उसका प्राइस रख देंगे, है ना। और उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कि मार्जिनल कॉस्ट की बात आ रही है। कॉस्ट में और प्राइस में जो है कि डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि भाई कोई किसी की लागत आ रही है 80 रुपये, वो बेच रहा है 100 रुपये में प्रोडक्ट, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं, द चेंज इनटू द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट, है ना। तो ये वाली चेंज देखो, ये मैंने डेल लिखा है, डेल ये साइन है ना, ये इस तरीके से। अब मैंने इसको पढ़ते कहते हैं द चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बाद बाकी सब गलत हैं, है ना। तो ये वही है कि द वर्ड मार्जिन, ये मार्जिन वर्ड है ना, मैं आपको कई बार बताता हूँ, ये मार्जिन से ही समझ जाएगा, क्योंकि मार्जिन, मार्जिन, अब कोई मार्जिन की बात कहे तो क्या वो कोई कहे यार 10% मार्जिन में मैं बेच देता हूँ माल, है ना, जैसे कोई व्यापारी लोग ऐसी बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि 10% मार्जिन मतलब जितने का प्रोडक्ट है, जितने का उनको पड़ा है, उसका जो है कि 10% ज़्यादा ले लेते हैं वो, है ना, 10% ज़्यादा लेते हैं बायर से। तो यानी वो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो मार्जिन सिग्निफाइज द चेंज, मार्जिन का मतलब चेंज, जो जितना बदलाव कर, मतलब 100 का चीज़ थी 110 में बेच दी, तो चेंज कितना करा 9-10 रुपये का। मार्जिन, द वर्ड मार्जिन सिग्निफाइज अ चेंज, मार्जिनल कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द लास्ट यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस, लास्ट यूनिट, है ना, लास्ट यूनिट जो है कि यानी क्वांटिटी जो है कि कॉस्ट टू प्रोड्यूस, इसकी कितनी कॉस्ट आई प्रोडक्शन करने में, है ना, और जिसमें कि सब लग जाएंगे, लैंड लेबर वगैरह सब जितने भी फैक्टर है उनका सबका योगदान रहेगा। दिस इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट एंड डिवाइडिंग दैट नंबर बाय हाउ मच। वही है कि चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, है ना, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। 25th क्वेश्चन है, इनपुट प्राइसेस आर कांस्टेंट, इनपुट के जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। और इन्होंने इनपुट कहा है तो वो सारे इनपुट हो जाएंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो भी है। एंड इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट कॉजेज, उस तो यहाँ पर जो है कि अगर इनपुट के प्राइसेस कांस्टेंट हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है, यानी ये तो टीपी का ये वाला हाल हो गया ना, टीपी की जवानी वाला हाल हो गया ना। ये तो जो है कि एक बचपन से जवानी तक का जो हाल रहता है ना, एक टाइम के बाद जवानी ढलने लगती है, तो वो वाली तो नौबत यहाँ पे आएगी ऐसे, जब ये झुक जाएगा। अभी तो ये जवानी वाले हाल की बात कर रहे हैं कि जो है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कि वो बढ़ रहा है, इंक्रीज है, ये वाला हाल है। और इस वाले हाल में आपको मालूम है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट जो है कि वो बढ़ते क्रम पे बढ़ेगा पहले। लेकिन इसमें देखते ही ये क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट टू इंक्रीज, मतलब जो है कि एंड इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट कॉजेज मार्जिनल कॉस्ट टू इंक्रीज। अब आप ये बताइए भैया, इन्होंने कहते हैं इनपुट प्राइजेज आर कांस्टेंट, इनपुट के प्राइजेज कांस्टेंट हैं, इनपुट का यानी जो पहले जो 100 रुपये की लेबर लग रही थी अभी भी 100 रुपये की लेबर लगाई, इन्होंने 100 रुपये की लेबर लगाई, लेकिन इस वाली लेबर ने इसका एमपी था, यानी इस वाली लेबर का योगदान था 5 क्वांटिटी का, नेक्स्ट लेबर की जो है कि नेक्स्ट लेबर जो है उसका इसका अकेले का जो है कि योगदान हो गया 7 का, ऐसा देखा गया मार्जिनल प्रोडक्ट। हालांकि लेबर डिवीजन से सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेबर आने से उसके द्वारा कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो यहाँ पर 5 था फिर 7 था। तो अब आप ये बताइएगा मार्जिनल कॉस्ट टू इंक्रीज,
यहाँ पर क्या भाई मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? बताइए, मार्जिनल कॉस्ट तो इंक्रीज हो ही नहीं रही भाई, क्योंकि ये पहले भी 100 रुपये में था, अभी भी जो है कि 100 रुपये में है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट जो है कि जो मार्जिनल कॉस्ट वाली जो कि टोटल कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी के चेंज के अनुसार जो क्वांटिटी में चेंज हुआ है, तो ये कोई बढ़ थोड़ी नहीं रही है भाई। टीसी जो है कि बराबर है, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तभी तो जो है कि ये बढ़ेगा, ये एमपी बढ़ेगा, ये एमपी ये वाला। लेकिन टीसी तो कांस्टेंट है। टीसी आप कहोगे सर ये तो इस तरीके से बढ़ रहा है, 100 से यहाँ पे 100 थी, उसके बाद कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट 200 हो गई। वो आपकी बात सही है, लेकिन एमपी जो है वो कांस्टेंट है। एमपी कांस्टेंट, क्योंकि अब देखिए आप ये समझिएगा, पहले मान लो टीसी था मान लो कि 100/5, और उसके बाद ये टीसी 100 था और ये 5 था, उसके बाद टीसी कितना हो गया 200। लेकिन फिर टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पर भाई, 5 और 7 कितनी होगी 12 हो गई। ये भी तो देखिए, अब ये देखिए इसका कितना आएगा 20, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए। 200 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 से भी कम कितना आ जाएगा बताइए, कम आएगा ना, मतलब जो भी है ना 20 से तो कम ही आएगा ना। तो यहाँ पर एमपी जो है कि वो घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है कि अभी इनका इनका कहना इंक्रीज हो रही है ना। एमपी नहीं, ये एमसी होगा यहाँ पर इस तरीके से, ये जो है आपका एमसी, यहाँ पर एमपी लिख देता हूँ है ना, यहाँ भी एमसी होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट वो क्या जो क्या हो रही, घट रही। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है आपको, क्योंकि मैंने ये सीधा सीधा एवरेज एक तरीके से देखा जाए तो कर दी, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हम, है ना। तो कुल मिला के मैंने आपको आइडिया दिया है, क्योंकि ये जो अगर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट, सिंपल शब्दों में समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो है कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट टू डिक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट टू डिक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट जो क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी या नहीं होगी। मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो डिक्रीज होगी या नहीं होगी बताइए। मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भाई प्रोडक्टिविटी जो है कि बढ़ रही है और प्रोडक्ट का जो है प्राइसेस कांस्टेंट है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सही बात है। मार्जिनल रेवेन्यू टू इंक्रीज, यहाँ पर ये क्या है, मार्जिनल जो रेवेन्यू है ना, वो इंक्रीज करेगा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा बताइए। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये हो गया है, पहले जो था इसने मान लो 10 रुपये का प्रोडक्ट बिकता था, तो ये 50, तो इसने क्या करा था 50 रुपये का, इसने 7 कर दी तो ये 10, ये 70 रुपये हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो बढ़ेगा बताइए। ऐसे तो ये भी सही लग रहा है फिर, है ना। टोटल प्रोडक्ट टू डिक्रीज, टोटल प्रोडक्ट जो कि टोटल प्रोडक्ट जो है कि वो डिक्रीज करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट जो है कि वो डिक्रीज, भाई टोटल प्रोडक्टिविटी जो है कि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज कैसे करेगा, तो ये तो गलत है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज करेगा तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें मन रही है, आपका ये भी सही लग रहा है, आपको ये भी सही लग रहा है। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा बताइए। इसमें से करेक्ट जो है कि आपका कौन सा होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पर है इफ़ इनपुट प्राइसेस आर कांस्टेंट, तो बताइए, थोड़ा गेस करिएगा, क्योंकि ऐसा ही जो है कि जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता तो यही दो 50-50 में आपका आंसर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा, एक बार जो है कि देखिएगा ट्राई करके, इसमें फटाफट जो है कि बताइएगा आप लोग कौन सा सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा भाई, बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला सही है, मैंने ये तुरंत कह दिया था कि ये वाला सही है ना। मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू टू इंक्रीज, है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है देखिए, वो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट तो डिक्रीज करेगी ही करेगी, क्योंकि भाई पहले जो है, जो मान लो कि लेबर आई है ना, तो उसने जो है कि 100 रुपये की कॉस्टिंग थी, अब 5 प्रोड्यूस करा, ये इसकी भी 100 रुपये की कॉस्टिंग है, तो ये 7 प्रोड्यूस करा, तो ये इसकी जो है कि मार्जिनल जो आपकी कॉस्ट आई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी चेंज इन क्वांटिटी। मान लो कि 100 इसने क्वांटिटी बनाई, नहीं 5 इसने क्वांटिटी बनाई, तो चेंज इन क्वांटिटी हो गया 5, है ना, चेंज इन क्वांटिटी। और तो अगर एम सी लिखेंगे हम, तो क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में चेंज, मान लो इससे पहले जो भी हो भाई, 100 हो, पहले भी 100 होगी, लेकिन हमको चेंज टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ 100,
टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ, 100 चेंज हुआ ना भाई। भाई अगला लेबर आया तो उसने 100 रुपये का चेंज करा टोटल कॉस्ट में, उसकी भी मान लो कि इसकी भी 100 रुपये है, और इसने कितनी भाई क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, 5, तो यानी जो है कि यहाँ पर आ गया 20, मतलब जो है कि इसकी जो है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी है, 20। सेकेंड वाले केस में फिर से जो है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट कितने हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 100। अब ये सेकेंड वाला केस है, और इसने जो है कि क्वांटिटी कितना चेंज करा, 7, तो अब ये 7 है, तो इसने क्या करा, अब ये भी ये नया एमसी है, ये नया एमसी है, तो ये 7 को अगर 100 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, इस तरीके से मतलब बहुत कम होगा, 20 से जो है कि 14 पॉइंट समथिंग अभी आ रहा है, जो भी है 20 से फिलहाल कम है। तो यहाँ पर ये क्या आप देख रहे हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो डिक्रीज करके, मार्जिनल कॉस्ट टू डिक्रीज, ये तो कंफर्म हो ही गया, बिल्कुल सही हो गया, ये इससे कोई गलत कर ही नहीं सकता। और जब पहले फिर ये चीज़ होगी कि आपके 4 में से जब आपको एक 110% आप श्योर हो गए सही है, तो फिर तो ये सही है, इसको आप टिक करके आगे बढ़िए। लेकिन जो है कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा मार्जिनल रेवेन्यू टू इंक्रीज। अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज जो है कि इन्होंने कहा कि करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये हुआ है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, यही तो था ना मार्जिनल रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप समझिएगा इस तरह, आपको वहाँ पे दिखा बड़ा बड़ा हुआ ना, क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही तो ना भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और इस तरीके से आप इसे करिए इनटू क्वांटिटी। अब आप बताइएगा कि प्राइस तो होता है भाई कांस्टेंट, प्राइस तो होता है कांस्टेंट भाई, प्राइस तो मान लो कांस्टेंट होता है, मान लो एक टाइम के दौरान, मान लो कि कल की टाइम में मान लो कि प्राइस कंपनी बढ़ाए घटाए, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी हो रही तो उस टाइम तो भैया प्राइस कांस्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लो सुबह प्राइस ये रखा था, अब ये लेबर आ गई तो प्राइस हम बढ़ा देंगे घटा देंगे, ऐसा नहीं होता है, प्राइस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर चूंकि प्राइस है कांस्टेंट, तो भाई यहाँ पर पी तो बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, है ना। और ये है क्या, ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो निकाला हमने, इक्वल टू को यहाँ पर सही से लगा देते हैं ये वाला। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, पी के बराबर हुआ एम आर, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या है, ये तो इन्होंने कहा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन ये तो मार्जिनल रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर यानी कांस्टेंट है, तो यानी जो है कि आप ये बढ़ नहीं रहा है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको उस टाइम क्या बताया था, मैंने कहा कि आपको, क्योंकि यही बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उनको लगा पहली लेबर ने 5 प्रोड्यूस किया, दूसरी ने 7 प्रोड्यूस किया, प्राइस अगर था तो इसने इसने 50 का प्रोडक्शन करा, इसने 70 का बढ़ा दिया। तो ये अंदरूनी चीज़ें आप देखा करिए अंदर से, है ना। यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट, ये है पूरी जानकारी, है ना, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है आपका, बी, हाँ बी आंसर है, जो बी कौन सा था, मार्जिनल कॉस्ट टू डिक्रीज, हाँ जो मैंने बताया था वही इसका आंसर है। दिस वुड अकर व्हेन अ फर्म टोटल कॉस्ट वुड नॉट चेंज एज आउटपुट इंक्रीज, देयरफॉर, ये पूरा पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। प्रोडक्शन फंक्शन सच एज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कर्व सच एज मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू बी। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शन आप सभी लोग जानते हैं, प्रोडक्शन एक मैंने बताया ना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है कि एक कहें तो रिजल्ट होता है ना, जो कि चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू होम इट इज़ डिपेंडेंट, है ना, जिन वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, कितना अच्छा पढ़ाऊँ या कितना ख़राब पढ़ाऊँ, वो उसकी वो फंक्शन है, किसकी फंक्शन है, मेरी हेल्थ कैसी है। ऐसा तो नहीं मेरी हेल्थ ही ख़राब तो मुझे अंदर से ही सही नहीं लग रहा है, और जो है कि मैं उतना उतना फ्रिक्वेंटली उतना चिल्ला चिल्ला नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो कुछ टाइम तो ऐसा मेरे साथ है भी, है ना। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि और चीज़ें कि यहाँ पर मान लो यहीं पर मान लो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना, मुझे गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, है ना, टेम्परेचर की, तो कई पैरामीटर की फंक्शन है ना, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन जो है कि प्रोडक्शन कब चेंज होगा वो बढ़नी चाहिए, तो वो कई बहुत चीज़ों के फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़ें। प्रोडक्शन फंक्शन सच एज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कर्व सच एज मार्जिनल कॉस्ट टेंड्स टू। मेरे अंदर हमेशा ये बात रहती है कि मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि अगर बिल्कुल नया, है ना, बिल्कुल नया जो है कि स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट समझ रहे हो आप, बिल्कुल जो है कि इसने अभी तक जो है कि कुछ नहीं समझा, लेकिन हाँ उसने दृढ़ संकल्प करा कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, तो अगर वो भी बैठा है तो वो भी चीज़ों को समझे, है ना। तो जब वो चीज़ें समझेगा तो उसके अंदर पढ़ने की और इच्छा होगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे लोग कुछ ना कुछ कर जाते हैं।
प्रोडक्शन फंक्शन सच एज मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, ये एमपी, एंड कॉस्ट कर्व सच एज मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू बी। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, है ना, जो कि टेंड टू बी अनरिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड, इक्वल। आप मैंने ये बहुत अच्छे से रिलेट करा था। मैंने कहा था देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर जो है कि आपकी जो कॉस्टिंग है ना, तो मैंने कहा था आपकी कॉस्टिंग जो है इस तरीके से जा रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जा रही है। तो मैंने कहा था इसका मैंने रिलेशन बताया था। मैंने कहा कि जब जो है कि टीपी यहाँ पर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ रही, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही तो आप खुद दिमाग लगाइएगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बढ़ते क्रम से। तो जब प्रोडक्टिविटी कॉस्ट से उल्टी रिलेटेड होती है, उल्टी रिलेटेड मतलब ऐसे समझिए जब आपकी कॉस्ट कम आएगी, बात आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, एक टाइम पे ये उल्टी रिलेटेड होती है। उल्टी मतलब इट इज इनवर्सली रिलेटेड, है ना, और एक टाइम पे ये पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। कैसे? जैसे कि जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो वहाँ पर क्या होता है, आप दिमाग लगाइएगा कि एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से, है ना, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आउटपुट जो है कि वो हमें क्या है कि पिछले वाले लेबर से ज़्यादा मिलता है, यानी हमारी कॉस्ट कम हो रही है। आप खुद दिमाग लगाइए अपना, यानी हमारी कॉस्ट कम हो रही है। तो यानी जो है कि एक टाइम तक जब ये वाला सीन रहता है टोटल प्रोडक्टिविटी में, ये वाला जब 30 साल तक जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है, उस 30 साल के बाद आता है, तब जो है कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है और यहाँ पर क्या कॉस्ट क्या होती है, कम होती। तो यही वही चीज़ यहाँ पर है, ये कॉस्ट वाला फिगर है। तो पहले देखो कॉस्ट जो है कि ये गिर रही है और फिर कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये इससे पूरा रिलेटेड है। जो व्यक्ति मेरी बात पकड़ गए होंगे वो पकड़ गए होंगे। आप दोबारा सुनिए वीडियो बैक करके, क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है ये, है ना। अब ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एलेबोरेट नहीं करूँगा इसको। तो अब जो है इन्होंने कहा कि ये जो है दोनों कैसे आपस में जो है कि प्रोडक्ट फंक्शन सच एज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कर्व सच एज मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू बी अनरिलेटेड। ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, अनरिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड, इक्वल। तो भाई यहाँ पर अब बात यह आ जाती है, इक्वल भी नहीं हो सकते हैं, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड। ये भाई देखो यहाँ पर बुक्स में देखो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये मैंने प्रूव कर दिया है ना। क्योंकि जो है कि डायरेक्टली रिलेटेड, पहले तो इनडायरेक्टली रिलेटेड जो है वो जो है कि मैंने यहाँ पर ये प्रूव करा है यहाँ पर इस तरीके से। अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड होता तो जब ये ऊपर जा रहा है तो कॉस्टिंग भी ऐसे ऊपर जाती है ना, जैसे ये इसके ऊपर चढ़ जाती कॉस्टिंग। लेकिन जैसे जैसे ये इधर जा रहा है वैसे वैसे आप देखिए ये इधर जा रही है, ऐसे ऐसे है ना कॉस्ट, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, और जब ये नीचे आएगा तब ये ऊर जाएगा, है ना। इस तरीके से आप देखोगे। तो यहाँ पर जो सीन बन रहा है वो ये है कि इनवर्सली रिलेटेड वाला सीन बन रहा है, ये वाला इनवर्सली रिलेटेड वाला मेरे हिसाब से सीन। आपकी इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर वो भी देखेंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सीन बन रहा है वो ये है कि ये इनवर्सली रिलेटेड है ना। अब जो है कि डायरेक्टली रिलेटेड जो है कि कुछ लोग अगर प्रूव करेंगे, वो कैसे करेंगे कि भैया ये बताइए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए कॉस्टिंग तो बढ़ ही जाएगी ना। लेकिन जो है कि यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात करी गई है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट की बात करी गई है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो एक टाइम पे जो है कि इन्वर्सली रिलेशन होता है, जब जो है कि टीपी जो है कि बढ़ते क्रम में बढ़ता है, उस टाइम पे कॉस्ट घटते क्रम में घटती है। लेकिन जब टीपी जो है कि एक तरीके से बढ़ता है घटते क्रम में, बढ़ता है घटते क्रम में, यानी यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद घटते क्रम में, तब वहाँ पर चूंकि टीपी बढ़ रहा है, क्योंकि टीपी बढ़ रहा है अभी भी, और वहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। और टीपी यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट यहाँ पर कम हो रही है। कॉस्ट देखिए, कॉस्ट तो बढ़ रही है यहाँ भी, देखिए आप इस तरीके से, आप बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कॉस्ट तो बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट में आप अंतर समझिएगा, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखोगे
तो भाई देखो ये भी ऊपर जा रहा है, और ऐसा तो नहीं कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे भाई बिल्कुल जो है कि देखो ये कॉस्टिंग बढ़ी तो है, इतनी बढ़ गई, फिर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को अगर मिलाओगे तो कॉस्टिंग तो इतनी बढ़ गई, इस वाले पे और बढ़ गई, बढ़ तो रही कॉस्टिंग, और टीपी भी बढ़ रहा है। तो आप ये कहोगे ना भाई सर ये तो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन ये तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू है भाई, ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है आपस में, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो यहाँ पर, लेकिन ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की बात नहीं करी गई, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करी गई है। तो मैं जो बोला करता हूँ कि टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो ये वाला इंक्रीजिंग है टोटल कॉस्ट वाला, कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग रेट, जहां पर रेट की बात है तो वहां पर रेट मतलब चेंज, चेंज मतलब मार्जिन, तो यहां पर जो है कि मार्जिनल कॉस्ट की बात आएगी, तो ये वाला एरो देखेंगे हम, तो टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इस वाले केस में, और इस वाले टोटल कॉस्ट इज टोटल प्रोडक्ट है ना, ये मेरी कॉस्ट प्रोडक्ट पे थोड़ा अपने हिसाब से आप देख लिया करिएगा। और यहाँ पर जो है कि ये वाला सेकंड वाला जो है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, तो अब ये वाला एरो देखिए, ये वाला एरो देखिए और ये वाला एरो देखिए, ये दो एरो देखिए, ये वाला मत देखिए क्योंकि ये टोटल कॉस्ट और टोटल प्रोडक्टिविटी और टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और जो रेट की बात कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पर रेट यानी मार्जिन देखना है, और टोटल प्रोडक्टिविटी ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट, और टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एट एन, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, तो ये जो रेट वाले हैं इनको यहाँ पर देखना, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेट कॉस्ट की बात करी गई है। तो यहाँ पर तो देखिए हमको ये उल्टे इनका रिलेशन दिख रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद इनका जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पर भी देखो इनका उल्टा रिलेशन है, तो इनका जो है कि हमेशा उल्टा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का उल्टा रिलेशन रहेगा, यानी इन्वर्सली रिलेटेड रहेंगे वो एक दूसरे के, ये बात आप समझ लो। ये चीज़ हो सकता है आपको इस तरीके से, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि कोई टीचर आपको, मान लो कि हालांकि विद्वान एक से एक सभी लोग टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ ये जो कॉन्सेप्चुअल बात है, ये आपकी जो है कि आईएएस लेवल की बात है, ये है ना, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतनी अंदर की बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिए एरो के माध्यम से, है ना, इतने इजी तरीके से ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हो, 5 सेकंड में इन एरो के माध्यम से, और नहीं तो आपको जो है कि 2 दिन लग जाएंगे, तब भी आप इसका नहीं पता कर पाओगे क्या रिलेशन है। तो ये आपका इन्वर्सली रिलेटेड, इसका आंसर सी होना चाहिए, और उसका आंसर सी है ना, ठीक। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज लॉन्ग एज फर्म इज नॉट ऑपरेटिंग इनएफिशिएंटली, इनएफिशिएंटली मतलब उसमें जो है कि हरामखोरी कोई नहीं कर रहा है ना, सभी लोग पूरी जान लगा के, कैपिटल भी अपनी पूरी जान लगा के काम कर रहा है, इतना वो मशीन को उसको आउटपुट देना चाहिए उतना वो आउटपुट दे रही है मशीन, है ना, लेबर भी कोई जो है कि कहता नहीं कि जो है कि चोरी चपोरी नहीं कर रहे हैं, है ना, कहने मतलब काम चोरी चपोरी, है ना, काम चोरी नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना बढ़िया, तो जब फर्म जो ऐसे काम करती है ना, यानी नॉट, ये बहुत बड़ा खेल है, ये एग्जाम में आता है, यहाँ पे नॉट लगा देंगे और यहाँ पे इन लगा देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल कर दिया करो, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसे भी कैंसिल कर दो और इसे भी कैंसिल कर दो, अब पढ़ो, अब ये सही, क्योंकि कंफ्यूज जाता है स्टूडेंट, कंफ्यूज जाता है कि नॉट इनएफिशिएंटली, अब समझिए मैं उसको क्या बात हो रही है। अब ये पढ़ो कि एज लॉन्ग एज फर्म इज ऑपरेटिंग इफिशिएंटली, जब फर्म इफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है ना, which cost always increases in output, तो कौन सी कॉस्ट जो है कि ऑलवेज जो है कि इंक्रीज करती है आउटपुट में, तो भाई इनएफिशिएंटली का मतलब क्या होता है बताइए, एक होता है एफिशिएंटली, एक होता है इनएफिशिएंटली, इनएफिशिएंट क्या मतलब क्या होता है, एक होता है एफिशिएंटली, एक होता है इनएफिशिएंटली, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ पर जो है कि मैं आपको बता दूं कि इनएफिशिएंटली का मतलब जो है, एफिशिएंटली का मतलब एफिशिएंट मतलब अच्छे तरीके से, है ना, तो अगर अच्छे तरीके से फर्म जो है कि ऑपरेट कर रही है ना, तो वहाँ पर विच कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी क्या, मार्जिनल कॉस्ट बताइए, मार्जिनल कॉस्ट आप समझ चुके हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये तो भाई हमेशा कम होती है,
ये तो हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, गलत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ेगी, है ना, क्योंकि भैया आउटपुट हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका तो ये हो गया कि लेबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी बढ़िया दे ही नहीं पा रहा है, एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रहा है, हराम को नहीं कर रहा, तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, है ना, यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। तो कितना जो है कि टाइम हो गया है, मैं लेक्चर, मेरी दूसरी क्लास है, मैं लेक्चर को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, है ना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए इनसे ये बेनिफिट है कि भाई आपका जो है ना, आपका जो है कि पूरा पूरा जो है कि एक तरीके से प्रोडक्शन और कॉस्ट का जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्शन और कॉस्ट की जो भी डाउट्स हैं सारे आप फिर एग्जाम में कैसे भी चला जाइए, किसी भी एग्जाम में चले जाइएगा इकोनॉमिक्स के, जहाँ पर प्रोडक्शन और कॉस्ट के क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा दावा है ना, अगर आपने ये समझ लिया। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।